नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एनजे मोटिव पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपने हमारे पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार। तो चलिए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए हम यूनिट सेकंड की थर्ड और फोर्थ थीम है जो आवास और जल है, उसको लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी से देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या खास है। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो धैर्य बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके लिए ये यूजफुल उपयोगी साबित होगा। तो देखिएगा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आवास में और जल में। थीम 3 और थीम 4 में आवास और जल का अध्ययन करने वाले। आवास में आवास के विभिन्न प्रकार हैं, आवास में भिन्नता है, आवास में नक्शा है, जैसे नजरी नक्शा है, मैप है, चित्र है, इसके बारे में। फिर आवास में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपशिष्ट है, उसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, अपशिष्ट किस प्रकार होते हैं, उत्पन्न होते हैं, अपशिष्ट क्या है, अपशिष्ट का निस्तारण किस प्रकार होता है, प्रबंधन कैसे करें। फिर जल में देख लीजिएगा कि शुद्ध जल और अशुद्ध जल क्या है, जल का गुणधर्म क्या है। जल भरने में लिंग आधारित हमारे समाज में जो भेदभाव किए जाते थे प्राचीन काल से, क्या वह अभी भी विद्यमान है, उनके क्या कारण हैं, क्या उनको नहीं मिटाया जा सकता। आप एक शिक्षक हो तो शिक्षक होने के नाते ऐसे भेदभाव को कम करने या ख़त्म करने के लिए आप क्या कदम उठाओगे। फिर जल प्रबंधन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार इन सामग्री का अध्ययन करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ पहले देखते हैं, रुख अपनाते हैं। देखिएगा, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है। तो मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न अर्थात शेष बचे सभी अवांछनीय पदार्थ ही अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, जो कि मानव के लिए किसी भी नज़रिए से उपयोगी नहीं होते, काम के नहीं होते, वे अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ ही प्रदूषण को जन्म देते हैं। दोस्तों आगे देखिएगा, भवन निर्माण में काम आने वाली प्रमुख सामग्री क्या क्या है। तो भवन निर्माण में आने वाली सामग्री के रूप में आपसे छोटा प्रश्न किया जा सकता है, पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट, सरिया, लोहे के सरिया है। अगला प्रश्न देखिए कि ये दोस्तों आपके कृषि से संबंधित हैं, लेकिन इसमें मैंने शामिल कर लिया। दुनिया भर के कितने मवेशी भारत में उपस्थित हैं। तो दोस्तों दुनिया भर के 20% मवेशी भारत में उपस्थित हैं। दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है कि नक्शा समझने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है, किस चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है। तो नक्शा समझने के लिए, एक मैप समझने के लिए हमें पहले तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का। फिर उसमें प्रयुक्त संकेत चिन्हों को पहचानने की हमें क्षमता होनी चाहिए, उनका ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होना आवश्यक है। तो अपशिष्ट पदार्थ ये प्रदूषण को जन्म देते हैं, ये एक शॉर्ट सा है पॉइंट। अगला है ठोस अपशिष्टों के नाम लिखने। दोस्तों ठोस अपशिष्टों में क्या आता है। ठोस अपशिष्टों में वे अपशिष्ट आते हैं जिनका निस्तारण या जिनको गलाना जलाना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। जैसे प्लास्टिक है, रेडियो सक्रिय कचरा है, जैव अविघटनीय पदार्थ हैं, यह ठोस अपशिष्टों में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, बेघर किन्हें कहा जाता है। तो सरकारी स्तर पर बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराने हेतु क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखना है कि सभी लोगों को आवास उपलब्ध नहीं होते हैं। जिन्हें आवास उपलब्ध नहीं होते उन्हें बेघर कहा जाता है। ऐसे लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी स्तर पर लोगों को सस्ती दरों पर ज़मीन उपलब्ध करवाई जाती है, मकान बनाने हेतु ऋण दिया जाता है, गरीब परिवारों को अनुदान या आर्थिक मदद की जाती है। तो विभिन्न योजनाओं को चलाकर अधिक से अधिक आवास सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि अशुद्ध जल पीने से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्टी है, दस्त है, हेपेटाइटिस है, पेट दर्द है, हैजा है, टाइफाइड, पीलिया, ये सभी बीमारियां सामान्यतः अशुद्ध जल पीने से होती है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, मोस्ट क्वेश्चन है, चित्र व नक्शे में क्या अंतर है। तो चित्र व नक्शे में जो अंतर है वो देखिएगा आगे क्वेश्चन में। 3 अंतर हमने यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। पहला है चित्र में कि चित्र के द्वारा किसी भी स्थिति को उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसा वह दिखाई दे रहा है, और जबकि नक्शे में क्या किया जाता है, नक्शे में विभिन्न जगहों का अमूर्त निरूपण किया जाता है, जैसा है वैसा नहीं। इसलिए इस प्रकार लिखना है कि चित्र में जो वस्तु हमें नज़र आ रही है उसी रूप में दर्शानी होती है, उसी रूप में प्रस्तुत करनी होती है, जबकि नक्शा अमूर्त रूप से निरूपित किया जाता है। चित्र बनाने में नज़रिया महत्वपूर्ण है, जबकि नक्शे में पैमाने की भूमिका महत्वपूर्ण है।
पैमाने का चयन महत्वपूर्ण है और उसमें दिशा संकेत चिन्हों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, चित्र में नहीं। चित्र बनाते समय त्रिविमीय को द्विविमीय दिखाने के लिए तमाम तकनीकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन नक्शे में 3 विमाओं को दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। ये एक द्विविमीय सतह को 2 विमाओं में ही प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो इससे आपको स्पष्टतः पता चल गया होगा नक्शे और चित्रों में क्या क्या अंतर है। नक्शे में क्या होता है दोस्तों, नक्शे में पैमाने पर आधारित मैपिंग की जाती है, संकेत चिन्हों का दिशा का प्रयोग होता है और अपने ये चित्र होते हैं वो त्रिविमीय आकृति को में दर्शाने के लिए प्रयास किया जाता है और द्विविमीय आकृतियों को नक्शे में द्विविमीय आकृतियाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एक बार, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि जल के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो जल के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं कि जल का सदुपयोग करना चाहिए हमें। जल का सदुपयोग करके हम जल जैसे अमूल्य संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। अगला है जल का उचित तरीके से संग्रहण करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आगे दोस्तों, नेक्स्ट। धैर्य बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें। जल का गुणधर्म स्पष्ट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि शुद्ध जल रंगहीन होता है दोस्तों। शुद्ध जल का कोई रंग नहीं होता, वो रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन होता है। तो शुद्ध जल रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। इसी में हम देखते हैं कि हानिकारक रसायनों और जीवाणुओं से मुक्त तथा पारदर्शी होता है। क्या होता है, शुद्ध जल होता है, उसमें न तो हानिकारक रसायन होते हैं, न जीव जीवाणु विषाणु होते हैं। तो ये एक तरह से मुक्त, जीवाणुओं से मुक्त और पारदर्शी होता है। ये जल हल्का जल भी कहलाता है दोस्तों। जल का गुणधर्म है, शुद्ध जल होता है ना, वो रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है और रसायनों और जीवाणुओं से मुक्त होने के साथ साथ हल्का होता है। यद्यपि इसका घनत्व आदर्श स्थिति में 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ही होता है। 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ही होता है, पर तापमान कम होने के साथ साथ घनत्व कम होता जाता है। स्पष्ट है, तभी बर्फ़ के रूप में जल पानी की सतह पर तैरने लगता है। बर्फ़ के रूप में भी जल होता है, वो पानी की सतह पर तैरने लगा। प्रमुख कारण यही है कि जैसे जैसे जल का तापमान कम होता जाता है उसका घनत्व भी कम होता जाता है। स्पष्ट है, तभी बर्फ़ के रूप में जल पानी की सतह पर तैरने लगता है दोस्तों। इसका जमाव बिंदु अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात 0 डिग्री तापमान पर जल जम जाता है बर्फ़ के रूप में। इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं जल का। नेक्स्ट है जल का क्वथनांक बिंदु दोस्तों, वो है जल का वो ताप, जल को देने वाले वो ताप जिसके माध्यम से जल वाष्प के रूप में भाप बन जाए। तो जल का क्वथनांक बिंदु है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक बार दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत। अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आते हैं, इनके क्या स्रोत हैं। तो ये बड़ा प्रश्न आ सकता है दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थों का स्रोत, दुष्प्रभाव, इनका प्रबंधन किस प्रकार करना है। तो देखिएगा इस प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औद्योगिक अपशिष्ट अर्थात उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत उद्योग भी हैं एक तरह से। फिर घरेलू व नगरपालिका अपशिष्ट, घरों से निकलने वाला कचरा और नगरपालिका अपशिष्ट। फिर कृषि जनित अपशिष्ट, तो कृषि से रिलेटेड जो भी कचरा है उसको कृषि जनित अपशिष्ट में लिया जाता है। नेक्स्ट है खनन अपशिष्ट दोस्तों। खनन अपशिष्ट में भी बहुत सारे अपशिष्ट आते हैं, जैसे मलबा है, खनिज युक्त मलबा है, बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं कहीं, हम देखते हैं ज़्यादा स्थानों पर। और अगला 5वां पॉइंट है अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत के रूप में मृत जानवरों के हड्डियाँ हैं, अंग विकसंग है। फिर पत्थरों की कटिंग और पॉलिश करते समय जो डस्ट होती हैं वो भी एक तरह से अपशिष्ट में आती हैं। फिर अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्टेज है, वो भी एक तरह से अपशिष्ट पदार्थों के सोर्स हैं। अगला है आपके कि अपशिष्ट पदार्थों का जो सोर्स है वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके दुष्प्रभाव क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। तो ये दोस्तों जो अपशिष्ट हैं वो वायु और जल प्रदूषण करते हैं, वायु और जल को दूषित करते हैं। जल स्थानों जैसे नदियों, झीलों, नहरों में अपशिष्ट पहुंचता है औद्योगिक कारखानों से, या फिर कहीं पत्थरों की कटिंग वाला है, वो जैसे ही जल स्रोतों में पहुंचता है, मिलता है, तो वो रसायनों के माध्यम से वो जल को दूषित करता है। और वायु तो दूषित होती ही होती है दोस्तों।
फिर भूमि मृदा प्रदूषण व भूमिगत जल प्रदूषण, जहाँ हम देखते हैं कि गड्ढे भराई की जाती हैं कचरे से, तो वो कचरे के अंदर होकर वर्षा जल जैसे भूमि के अंदर जाता है, वो भूमिगत जल को भी दूषित करता है। और रसायनों से मृदा भी प्रदूषित हो जाती हैं, तो वहाँ पर कृषि कार्य हेतु वह उपयुक्त नहीं रहती। फिर अपशिष्ट का दुष्प्रभाव है कि यहाँ पर कीड़े मकोड़े व अनेक रोग, अन्य रोगजनक जीवाणुओं का आश्रय होता है, तो अनेक बीमारियाँ और अनेक संक्रामक रोगों को जन्म दिया जाता है यही अपशिष्ट के द्वारा ही। तो ये अपशिष्ट के कुछ साइड इफेक्ट थे। तो अब अपशिष्ट का प्रबंधन किस प्रकार करना है, ये देखिएगा अगला प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बड़े प्रश्नों के रूप में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि कचरे का खाद निर्माण में उपयोग, कचरे से हम खाद बनाकर उसका उपयोग कृषि कार्यों में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जल भराव वाले गड्ढों को भरकर समतल बना देना, जो जल भराव वाले शहर के निचले भूभाग वाले गड्ढे हैं उनको कचरे से भरकर अर्थात उनको समतल बनाकर रहने योग्य आवास स्थल में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र स्थापित कर ईंधन प्राप्त करना, जो भी कचरा है उससे बायोगैस संयंत्र स्थापित कर हम ईंधन के रूप में गैस प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, अपशिष्ट को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करना, अगर अपशिष्ट जलाने योग्य हैं तो उसको जलाकर ऊर्जा का प्राप्त कर सकते हैं हम, सोर्स हैं ये ऊर्जा का एक तरह से। फिर है, विद्युत उत्पादन हेतु परियोजनाएं बनाना, आज हम देख सकते हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से डेवलप विश्व के कंट्रीज जिनमें बहुत ही ज़्यादा अपशिष्ट पैदा होता है, वंचित रहता है, जैसे जो जितनी ज़्यादा डेवलप कंपनी है कंट्री है वहाँ पर उतना ही ज़्यादा अपशिष्ट होता है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या है, उस अपशिष्ट को प्रबंधन करने के लिए, मैनेज करने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई गई हैं जिनसे विद्युत उत्पन्न की जाती है, विद्युत पैदा की जाती है। तो अगला है कि कचरे का स्रोत, अर्थात कचरे के जो स्रोत हैं उन पर नियंत्रण करके हम अपशिष्ट का प्रबंधन कर सकते हैं। फिर पुनः चक्रण है, चीज़ों को पुनः यूज लेना, रीयूज, रीसाइकल, रीविन। नेक्स्ट है और लास्ट है जो गड्ढा भराई में, वो हमने ऊपर देख लिया था कि गड्ढा, जल भराव वाले गड्ढों को भरकर समतल बनाकर हम आवास योग्य बना सकते हैं उन क्षेत्रों को। अगला है कि अपने भारत में पर्व और त्योहारों का सिलसिला चलता रहता है, तो ये पर्व और त्यौहार ये जल को कैसे प्रदूषित करते हैं और इनको रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं, इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। आप शिक्षक होने के नाते भारतीय त्योहारों पर्वों को जल प्रदूषित न हो इस प्रकार मनाने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो इसका उत्तर देखिए कि पर्वों को भारत जैसे राष्ट्र में काफ़ी महत्व मिलता है, काफ़ी महत्व है भारत जैसे राष्ट्र में पर्वों का, त्योहारों का। ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, ये लोगों की आस्था से, विश्वास से जुड़ा हुआ मसला है। इसको हम प्रतिबंध तो कर नहीं सकते, निषेध तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये लोगों के आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और भारत में विभिन्न पर्वों के दौरान भगवान की मूर्तियों को जल में विसर्जित किया जाता है, जैसे अभी भी चल रहा है गणेश उत्सव। तो ये गणेश स्थापना हो चुकी है और गणेश जी की मूर्तियों का जब विसर्जन किया जाएगा तो उन मूर्तियों में कृत्रिम रंग चढ़ाया गया है जो कि रसायनों से युक्त हैं, जो कि जल में मिलकर जल स्रोतों को दूषित करेंगे, अर्थात जल में घुलनशील होते हैं, जल में मिलकर जल को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे हमारी जलीय जैव विविधता को खतरा होता है और ये जल पेयजल के रूप में भी दूषित हो जाता है, तो खतरनाक हो जाता है। यह प्रदूषित जल मनुष्य के स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है, इसी के साथ जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें मूर्तियों को इस प्रकार बनाना चाहिए, इस प्रकार रंगना चाहिए कि उसमें रासायनिक केमिकल के बजाय नेचुरल चीज़ों का, नेचुरल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि जल को प्रदूषित ना करे। और इसके अलावा भी कई विकल्प हैं, जैसे हम नदियों में मूर्तियों को विसर्जित न करके कोई छोटा सा स्थान बना ले, जलीय स्थान, जहाँ पर विसर्जन कर दे, या फिर मूर्तियाँ हम मिट्टी की न बनाकर, केमिकल्स की न बनाकर किसी आटे या मैदे द्वारा बनाए जो कि जल में घुलनशील हो और जलीय जीवों के आहार के रूप में प्रयुक्त हो। इस प्रकार कई सुझाव दे सकते हैं हम, जो कि अपशिष्ट के निस्तारण अर्थात हमारा त्यौहार भी मनाया जा सकता है और अपशिष्ट भी अर्थात पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। तो अगला प्रश्न देखिए कि अपशिष्ट प्रबंधन में देख लिया हमने पीछे, तो अब देखते हैं कि अपशिष्ट का बढ़ना कहाँ हो रहा है, अपशिष्ट का निर्माण कहाँ हो रहा है, अपशिष्ट ज़्यादा कहाँ हो रहा है। तो इसमें प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि शहरीकरण अपशिष्ट कचरा को बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है शहरीकरण। तो इसमें हम उत्तर देखते हैं तो एक ये वेरी इंपॉर्टेंट कथन आ रहा है महात्मा गांधी जी का,
महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था दोस्तों कि भारत बम्बई, वर्तमान मुंबई या कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहर नहीं हैं, बल्कि भारत तो 7 लाख गाँव में है, भारत गाँवों में है। ये महात्मा गांधी जी का कथन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। उन्होंने तब के हमारे देश के चरित्र को ध्यान में रखते हुए शक्तिशाली स्वतंत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कल्पना की थी। गांधी जी की कल्पना थी भारतीय अर्थव्यवस्था गाँवों आधारित हो, शक्तिशाली गांव, शक्तिशाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर था। हमारे योजनाकारों ने दूसरे देशों द्वारा अपनाए गए मार्गों को चुना। जो हमारे नीति निर्माता थे हमारे राष्ट्र के, उन्होंने दूसरे देशों द्वारा अपनाए गए मार्गों को चुना। लोगों को खाना व काम देने के लिए औद्योगिक विकास और वाणिज्य का मार्ग अपनाया। और यह जैसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तब से शहरीकरण विकास का प्रयोग बन गया। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ते गए वही शहर बढ़ते गए और औद्योगिकरण की और तेज़ी से बढ़ने के चक्कर में हमने वही गलतियाँ की जो फॉरेन कंट्रीज़ ने की। इसका अर्थ है कि हमने पर्यावरण रखरखाव को पीछे छोड़ दिया, पर्यावरण के रखरखाव संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया, संवर्धन पर। तो इसका इस प्रकार है कि पर्यावरण रखरखाव को पीछे छोड़ दिया हमने। और शहरीकरण में वृद्धि की तुलना में ढांचागत सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। शहरीकरण में वृद्धि तो हुई लेकिन ढांचागत सुविधा नहीं बढ़ी है। वहीं पर भी झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं, वहाँ पर भी लोग सड़क फुटपाथों पर रहते हैं। गंदगी भी बहुत होती है कई शहरों में, हालांकि ढांचागत सुविधाओं का अभाव है इसका कारण। अतः अधिकांश शहरों को पर्यावरण की गिरती गुणवत्ता से जूझना पड़ रहा है। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में अपने कोहरा सा बना रहता है सदा के लिए ही। तो जैसे कोविड के टाइम काफ़ी पॉल्यूशन कम हुआ है, लेकिन फिर भी पर्यावरण की गिरती गुणवत्ता से आजकल भी कई शहर जूझ रहे हैं। जैसे जैसे शहर बढ़ता है उसके निवासियों द्वारा उत्पादित कचरा भी बढ़ेगा, स्वाभाविक है। जैसे निवासियों की या पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे उत्पादित कचरा भी बढ़ेगा। आर्थिक संसाधनों से वंचित नगरीय निकाय प्रभावी कचरा निपटान की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। अर्थात जो भी नगरीय निकाय हैं वो आर्थिक संसाधनों के अभाव में कचरे के निदान हेतु उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शहरीकरण ने बड़े नगरों व शहरों के कचरे के संगठन को बदल दिया है। ये देखा कि उत्पादित के प्रकार व उसकी मात्रा आय के अनुसार बदलती है। ये देखा जाता है कि कचरा है, जो कचरे का उत्पादन है, अपशिष्ट का उत्पादन है, और उसका प्रकार है वो उसकी मात्रा आय के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से जो व्यक्ति सक्षम होते हैं वे प्लास्टिक पैकिंग्स और प्लास्टिक के ठोस चीज़ों का उपयोग करते हैं और उनको फिर वातावरण में फैलाकर अपशिष्ट अर्थात प्रदूषित कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि जल अशुद्ध क्यों है। तो दोस्तों इसका जवाब इस प्रकार होगा कि बरसात का पानी ज़मीन पर गिरने से पहले सामान्यतः अशुद्धियों से मुक्त ही होता है। यह जल मृदा के संपर्क में आने पर मृदा में घुलनशील तथा अघुलनशील अशुद्धियों के मिलने पर अशुद्ध हो जाता है। अन्य पदार्थों जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है, मरे हुए जीव जंतु हैं, मानव मल मूत्र हैं, सूक्ष्म जीव हैं इत्यादि भी जल में मिलकर जल को अशुद्ध करते हैं। जहाँ कहीं फैक्ट्रियों उद्योगों के कारण हवा में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अधिकता होती है, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वर्षा की बूंदों में अम्ल के अंश मिल जाते हैं और वो अम्लीय वर्षा हमारे जीव जंतुओं इमारतों के लिए बहुत घातक होती हैं। वनस्पति के लिए जो अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, इस पर विस्तृत समझ बनाने के लिए गतिविधि कर सकते हैं हम। और हमें अम्लीय वर्षा पर रोक लगाने के लिए हमें उद्योगों में ऐसे संयंत्र स्थापित करने होंगे जिससे ये हानिकारक गैस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये न निकले। अगला क्वेश्चन है अपने जल प्रबंधन की आवश्यकता किस प्रकार पड़ी, क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी कि हम जल प्रबंधन करें। तो दोस्तों इसका जवाब इस प्रकार सटीकता से दे सकते हैं कि जल प्रकृति से विरासत में मिला है, नेचर से मिला है, हमें विरासत में मिला है। वह संसाधन है जो ब्रह्मांड में सृष्टि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि एक आवश्यक घटक की भूमिका निभाता है। जल है तो जीवन है, जल है तो जहान है। इसके विपरीत जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वस्तुतः जल ही जीवन है। गोएच नामक विद्वान कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु जल से ही उत्पन्न हुई है और प्रत्येक वस्तु जल के द्वारा ही जीवित है। तो यह था दोस्तों आज का अपना एनवायरनमेंट स्टडी का सेकंड यूनिट का थर्ड और फोर्थ थीम का वीडियो। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए दबा के। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।